नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक फाइनेंस से पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस के बारे में सबसे पहले जिक्र किया 1899 में इंग्लैंड में सेलिगमैन ने, उसके बाद डाल्टन ने, मसग्रेव ने और प्रोफेसर उर्सुला हिक्स ने इस पर काम किया और ये थ्योरी धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट होती गई। और उसके इम्पॉर्टेंस की एक वजह थी कि सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसा कलेक्ट करने के लिए टैक्स नहीं लेती है, कुछ और पर्पस भी होते हैं। सरकार चाहती है कि ये व्यक्ति टैक्स दे क्योंकि किसके पास बहुत पैसा है, लेकिन यदि वो पैसा जो है अपनी जेब से देने की बजाय दूसरों की जेब से निकलवा कर दे रहा है, तो सरकार को ज़रूर पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली किसकी जेब में से पैसे जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि इससे जो है इस बात पर फर्क पड़ता है कि क्या जो सरकार का टैक्स है वो इक्विटी की तरफ या समानता की तरफ जा रहा है, न्याय की तरफ जा रहा है, या वो इनजस्टिस कर रहा है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट होता गया। तो अब इसको ध्यान से समझ लेते हैं, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको समझ लेते हैं। इसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है। सबसे पहले एक शब्द है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है कराघात या कर का आघात, कि टैक्स जो है वो एक हार्ट अटैक, हृदयाघात की तरह जो है लोगों पर पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब है फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स, कि टैक्स किस पर पड़ा, यानी सबसे पहले टैक्स को किसने पे किया। ठीक है, वो हो गया इम्पैक्ट। इंसिडेंस का मतलब है करापात, यानी कि फाइनली किसकी जेब में से टैक्स गया। ठीक, और शिफ्टिंग वो प्रोसेस है जिससे कि यहाँ से यहाँ तक आते हैं, फर्स्ट बर्डन से लेके फाइनल बेयरर तक जो है वो टैक्स पहुँचता है, वो प्रोसेस जो है वो शिफ्टिंग कहलाती है। इसको एक एग्जांपल से बहुत इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए एक जूता बनाने वाले प्रोड्यूसर पे जो है वो टैक्स लगा। उसने एक बार तो अपनी जेब से दिया, लेकिन वो किससे निकलवाएगा? होलसेलर से। यहाँ पर उसने अपने जूते की प्राइस बढ़ाई और होलसेलर को वो टैक्स पे करना पड़ा। होलसेलर भी नेचुरल है, खुद नहीं पे करेगा, किससे करवाएगा? रिटेलर को दे देगा, वो एज इट इज शिफ्ट कर देगा, और रिटेलर जो है वो आगे कंज्यूमर में। ये अब कितना शिफ्ट होता है टैक्स? पार्शियली भी हो सकता है, पूरा का पूरा भी हो सकता है, और इवन एट टाइम्स ज़्यादा भी। यानी कि 5 रुपये टैक्स लगा है तो वो आपसे 7 भी वसूले जा सकते हैं, 2 रुपये भी वसूले जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है, जो बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस है जिसका हम आगे की वीडियोस में जिक्र करते रहेंगे, तो उनसे पता चलेगा कि कितना टैक्स शिफ्ट होगा। लेकिन ये कुछ ना कुछ पार्ट जो है जरूर शिफ्ट होता है। और इस टॉपिक को पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा ये है, इसको अच्छे से समझने का, कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ये कसौटी है जिस पर आप ये परख सकते हो कि फलाना टैक्स जो है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। जैसे कि यदि जिस व्यक्ति पर इम्पैक्ट पड़ा उसी पे ही इंसिडेंस, यानी कि जिस व्यक्ति पर टैक्स पड़ा उसी ने अपनी ही जेब से उसको पे किया, आगे कहीं शिफ्ट नहीं किया, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन यदि शिफ्टिंग हो गई, जैसे आमतौर पे गुड्स एंड सर्विसेज के केस में होता है, ये शिफ्टिंग हो जाती है। यदि इनकम और वेल्थ पे, मान लीजिए मेरी इनकम पे टैक्स लगा है, तो मैं किसी को कहूँ कि भाई तू पे कर दे, तो कोई नहीं करेगा, नेचुरल है। ठीक है, तो इसलिए वो टैक्स के केस में क्या होता है, इम्पैक्ट भी मुझ पर है और इंसिडेंस भी मुझ पर है, तो इसलिए जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन यदि मैं ट्यूशन टीचर हूँ, ठीक, तो उस केस में मैं अपने स्टूडेंट पर उसको पास ऑन कर सकती हूँ, तो वो टैक्स कौन सा हो जाएगा? वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइएगा कि टोल टैक्स को आप क्या बताते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट। शिफ्टिंग यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू टैक्स जो है एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचता है या उस तक उसका बर्डन पहुंचता है, तो उसको समझ लेते हैं। उसको 2 तरीके से हम जो है समझ सकते हैं, 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट वर्सेस मल्टी पॉइंट, ये इस बेसिस पर है कि कितने लोगों के पास से होके इम्पैक्ट से लेके इंसिडेंस तक वो कितनी पॉइंट पर शिफ्ट हुआ। तो यदि मान लीजिए कोई सर्विस है, जैसे मैं एक ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर हूँ, तो उस केस में क्या है कि मुझ पर टैक्स पड़ा, मैंने अपने स्टूडेंट पे पास ऑन कर दिया। डॉक्टर पे टैक्स पड़ा, उसने पेशेंट पे पास ऑन कर दिया। तो ये सिंगल पॉइंट है कि एक ही व्यक्ति पर आगे
शिफ्ट हो गया। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज का केस है, उसके केस में क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, तब जाके कंज्यूमर तक चीज़ पहुंचती है। तो वो शुगर मैन्युफैक्चरर पे पड़ गया तो मान लीजिए वो होलसेलर पे पास ऑन करेगा, होलसेलर आगे रिटेलर पे डालेगा, और रिटेलर जो है आगे जो है कंज्यूमर तक उसको शिफ्ट कर देगा। तो इसको कहते हैं मल्टी पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए तो मल्टी पॉइंट शिफ्टिंग। अब आता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग। फॉरवर्ड शिफ्टिंग तो मल्टी पॉइंट शिफ्टिंग, ये जो हमने किया है, ये दोनों ही फॉरवर्ड शिफ्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं, है ना, कि हमने आगे को टैक्स शिफ्ट कर दिया। यदि हमने आगे कंज्यूमर की तरफ टैक्स को शिफ्ट किया, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्टिंग। बैकवर्ड शिफ्टिंग है कि जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब हम आगे हमारा टैक्स लेने वाला मना कर दे कि नहीं भाई हम तो तुम्हारे प्रोडक्ट के बगैर रह लेंगे, ठीक, तो उस केस में जो है फॉरवर्ड शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती, तो बैकवर्ड शिफ्टिंग का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि सारा टैक्स जो है आप अपनी जेब से तो नहीं दोगे, ठीक है, उसका कुछ पार्शियली, यदि कुछ ना कुछ लोग इन्वॉल्व हैं आपके साथ, तो आप उसका कुछ ना कुछ बोझ तो आगे या पीछे डालोगे। तो आगे यदि नहीं पॉसिबल तो पीछे डाला जाएगा। पीछे कौन है? वो लोग जिनके सहयोग से आपने प्रोडक्शन किया है। तो वो जो है कोई रॉ मटेरियल के सप्लायर हो सकते हैं, लेबर हो सकती है, ट्रांसपोर्टर हो सकता है, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो प्रोसेस में थे। तो उन लोगों को कहा जा सकता है कि भाई या तो मेरे साथ पेयर करो, नहीं तो भाग जाओ, हम किसी और व्यक्ति की सेवाएं ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेबर, शुगर मैन्युफैक्चरर पे टैक्स लगा, आगे पास ऑन नहीं हो सकता, तो क्या होगा कि वो जो उसका रॉ मटेरियल गन्ना सप्लाई कर रहे हैं उन पर टैक्स डाले कि भाई अब तुम कम कॉस्ट लो, ट्रांसपोर्टेशन वालों से को कम दे, ठीक है, या लेबर को कम दे कि भाई इतने में काम करना है तो ठीक है, नहीं तो जाओ अपने घर पे। तो इस तरीके से वो बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है। बैकवर्ड शिफ्टिंग वैसे कम होती थी पहले, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड शिफ्टिंग का भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आगे शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती, तो बैकवर्ड शिफ्टिंग आम केस हो गया है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। अब इसके आगे जो है थ्योरीज ऑफ इंसिडेंस करना है, इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसिडेंस, वो सारे फैक्टर्स जो इंसिडेंस को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआएं दें और दुआएं लें। थैंक यू।